एक शहर जिसका नाम है जोडांगा। वो अपनी सेना के साथ बारसूम के लोगों को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है हीलियम, और हीलियम शहर जोडांगा को हजारों साल से कड़ी टक्कर दे रहा है, उसका मुकाबला कर रहा है। और जब एक बार इन दोनों राज्यों के बीच में युद्ध चल रहा होता है, तभी जोडांगा के राजा सप्तान के पास 3 लोग आते हैं और इनके हेड का नाम होता है शांग। शांग बहुत ही शक्तिशाली है। वो उसे एक पावर देते हैं, ये बहुत ही शक्तिशाली है और इस पावर का नाम है नवी किरण। शांग सप्तान को कहता है कि जैसा हम कहेंगे अगर तुमने वैसे किया तो तुम इस प्लेनेट पे राज करोगे, और वो उनकी बात मान जाता है। दरअसल शांग के पास ऐसी शक्तियाँ होती है कि वो कभी भी किसी का भी रूप धारण कर सकता है और वो किसी भी प्लेनेट पर जा सकता है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड में रहते हैं और एक एक करके सभी ग्रहों का विनाश करते हैं। लेकिन ये विनाश अपने हाथों से नहीं करते, बल्कि उसी ग्रह के लोगों से करवाते हैं। और इस ग्रह के विनाश के लिए इन्होंने जोडांगा के राजा सप्तान को चुना है। वो उसे नवी किरण की वो शक्ति देते हैं जिसके आगे कोई भी टिक नहीं सकता। वहीं पृथ्वी पर ये दिखाया जाता है कि ये वक्त है सन 1881 का। यहाँ पर हमें इस कहानी के लीड कैरेक्टर दिखाए जाते हैं जिनका नाम है जॉन कार्टर। ये एक वैज्ञानिक है और साथ ही पुरातात्विक चीजों के बारे में खोज खबर भी करते रहते हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि कोई शख्स इनका पीछा कर रहा है। इसी वजह से वो एक लेटर को पोस्ट करने के लिए पोस्ट ऑफिस पहुँचते हैं और वहाँ से लेटर को पोस्ट करके निकल जाते हैं। और ये लेटर लिखा गया होता है उनके भांजे एडगर के लिए। जब एडगर उनका एक खत पढ़ता है, फटाफट से उनसे मिलने के लिए यूएस में न्यूयॉर्क पहुँचता है। मगर जब तक वो न्यूयॉर्क पहुँचा होता है तब तक उसमें काफी देर हो चुकी होती है। जॉन कार्टर के बटलर उसे बताते हैं कि जॉन को हमेशा से ही पुरानी चीजें इकट्ठा करने का काफी शौक था और मरने से पहले अपनी एक विल भी लिखी है और साथ ही एक किताब आपके लिए छोड़ कर गए। वो चाहते थे कि मेरे मरने के बाद में आप इस किताब को जरूर पढ़ें। तो एडगर कहता है कि इतने महान इंसान को मैं ऐसे कैसे जाने दे सकता, कम से कम मैं उन्हें श्रद्धांजलि तो देता। तब वहाँ पर उनके बटलर बताते हैं कि उन्होंने हमें श्रद्धांजलि देने के लिए मना किया था। उन्होंने एक छोटी सी कब्र बनवाई और साथ ही एक ऐसा दरवाजा बनाया जो कि सिर्फ और सिर्फ अंदर से ही खुल सकता है, बाहर से उसे कोई भी नहीं खोल सकता। और साथ ही उन्होंने ये ऑर्डर्स दिए थे कि उन्हें जमीन में दफनाया ना जाए बल्कि उनके ताबूत को खुला छोड़ दिया जाए। हालांकि उस वक्त एडगर इन बातों को समझ नहीं पाता और वहाँ से उनका बटलर चला जाता है। उसके चले जाने के बाद में जब एडगर वहाँ पड़ी जॉन कार्टर की किताब को पढ़कर खोलने लगता है तो उसे पता चलता है कि उन्होंने अपने जीवन की सारी बातें इस किताब में लिखी हुई है। और यहाँ से कहानी पहुँचती है 1868 में, यानी कि 13 साल पीछे। जब स्टोरी की शुरुआत सिविल वॉर के बाद एरिजोना से होती है। जॉन कार्टर कॉन्फेडरेट आर्मी के फॉर्मर कैप्टन थे जो आजकल सोने की गुफा ढूंढ रहे हैं। तभी वहाँ यूनियन कर्नल आते हैं जो अपाचे को हराने के लिए जॉन से मदद चाहते हैं। जॉन के मना करने पर वो उसे पकड़कर ले आते हैं, पर जॉन अब कभी भी एक सिपाही की तरह लड़ना नहीं चाहता, इसीलिए वो कर्नल का घोड़ा लेकर वहाँ से भाग जाता है। पर कर्नल भी इसका पीछा करते हैं और भागते भागते ये लोग अपाचे के इलाके में आ जाते हैं और फिर ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं। जॉन वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर तभी कर्नल को गोली लग जाती है, जिसके बाद जॉन उसे बचाकर एक गुफा के पास ले आता है और ये वैसी ही गुफा है जैसी जॉन ढूंढ रहा है। जब ये अंदर जाता है तो ये हैरान हो जाता है क्योंकि गुफा की छत पर बहुत सारा सोना जला हुआ था। तभी जॉन के पीछे एक थर्न आता है जो कि उन तीनों में से एक है। कर्नल जॉन को बता देते हैं, तभी जॉन उससे बचकर उसे शूट कर देता है। जॉन जब उसके करीब आता है तो वो सुनता है कि वो बारसून कह रहा है जिसके हाथ में एक डिवाइस है। जॉन वो डिवाइस ले लेता है और जॉन जैसे ही बारसून कहता है अचानक उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है और जब जॉन की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक रेगिस्तान में पाता है और जॉन कार्टर को कुछ नहीं पता कि वो यहाँ पर कैसे आया, क्यों आया। जॉन कार्टर यहाँ पर ऊंची ऊंची छलांगे लगा सकता है क्योंकि इस वक्त वो बारसूम में है, मंगल ग्रह पर है और यहाँ की ग्रेविटी कम है। लेकिन जॉन कार्टर को नहीं पता कि वो मंगल ग्रह पर यानी कि बारसूम में पहुँच चुका है। और जब वो ऊंची ऊंची छलांगे लगा रहा होता है तभी इस ग्रह के कुछ लोग उसे देख लेते हैं और वो उसके पास आते हैं। ये लोग बहुत लंबे लंबे होते हैं, इनका कद 15 फीट होता है और जॉन कार्टर बताता है मेरा नाम जॉन कार्टर है और मैं वर्जीनिया से हूँ। लेकिन ये लोग जॉन कार्टर का नाम वर्जीनिया समझते थे। हालांकि इनमें से कुछ लोग जॉन कार्टर को मारना चाहते हैं, लेकिन इनका जो सरदार होता है वो जॉन कार्टर को नहीं मारना चाहता क्योंकि उसने उसे ऊंची ऊंची जंप्स लगाते हुए देखा होता है और साथ ही साथ जॉन कार्टर की इस प्लेनेट पर पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसकी वजह होती है इस ग्रह की लो ग्रेविटी।
ये लोग जॉन कार्टर को पकड़कर अपने कबीले में ले जाते हैं। क्या मंगल ग्रह पर दूसरी तरफ हमें दिखाई जाती है हीलियम की रानी, जिसका नाम होता है डेजा। यहाँ पर उसकी मुलाकात अपने पिता यानी कि वहाँ के राजा से होती है और वो कहते हैं कि अब हमें इस बारसूम को बचाने के लिए जोडांगा से हाथ मिलाना होगा। इसके लिए डेजा, तुम्हें जोडांगा के लीडर यानी कि जोडेक से शादी करनी पड़ेगी। तो डेजा कहती है कि मैं जोडेक को पसंद नहीं करती और साथ ही मैं उसके साथ शादी भी नहीं करना चाहती। मैंने नौवीं किरण की ताकत को ढूंढ लिया है। अब यहाँ पर वो नौवीं किरण की ताकत अपने आसपास मौजूद सभी सभा के लोगों को बताने लगती है, मगर तभी वहाँ पर एक थान रूप बदल कर पहुँच जाता है और उसकी इस मशीन को खराब कर देता है ताकि वो नौवीं किरण के बारे में ज्यादा नॉलेज या फिर ज्यादा जानकारी नहीं निकाल पाए। जॉन कार्टर का काफी बुरा हाल था क्योंकि यहाँ कबीले में जितने भी थार्स थे वो उसे पनाह जाते थे और साथ ही अब उसे फीडिंग भी करवाई जाती है। यहाँ पर फीडिंग करने पर उसे एक ऐसा तरल पदार्थ दे दिया जाता है जिसकी वजह से वो इन थार्स की भाषा को समझ पाता है और जिसने उसे लिक्विड पिलाया था उसका नाम होता है सूला, जिसकी वजह से वो ये सारी भाषाएं समझ पाया था। ये बेसिकली गुनाह होता है और इसी गुनाह की सजा अब जोला को दी जाती है। उसके शरीर पर हर जगह गर्म करके निशान लगा दिए जाते हैं। इस बात से जॉन कार्टर को काफी बुरा तो लगता है, मगर वो जोला के लिए अब और भी ज्यादा वफादार हो जाता है। वहीं थोड़ी देर में ये पता चलता है कि आसमान में हीलियम और साथ ही जोडांगा के बीच में लड़ाई चल रही है। इन थाक्स के लिए ये मजेदार है, वो इस पर सट्टा लगाते हैं कि कौन जीतेगा। तभी हम प्रिंसेस डेजा को देखते हैं जो शिप को कंट्रोल करने की कोशिश में नीचे गिर जाती है। तभी जॉन एक ऊंची छलांग लगाकर प्रिंसेस को बचा लेता है। थाक्स जॉन के लिए चीयरिंग करने लगते हैं जो कि डेजा के साथ जोडांगा के सोल्जर से लड़ रहा है और जॉन के आते ही जंग का रुख बदल जाता है। हीलियम जीतने लगता है लेकिन उसमें इनकी शिप भी क्रैश हो जाती है। अब डेजा भी जॉन के साथ थाक्स के बीच फंस जाती है। टारकस जॉन से काफी इम्प्रेस होता है और वो जॉन को अपना राइट हैंड बना लेता है। इसके बाद रात में जॉन और डेजा आपस में बात करते हैं और डेजा जॉन को समझाती है कि वो मार्स पर है, जिसे उनकी भाषा में बारसून कहा जाता है। जॉन ये सब जानकर बहुत हैरान है। वो डेजा को बताता है कि वो पृथ्वी पर रहता है। डेजा का भी इस पर यकीन करना मुश्किल है, पर जॉन की हाई बोन डेंसिटी और प्लेनेट की लो ग्रेविटी की वजह से ही जॉन यहाँ इतना पावरफुल है और इसी वजह से ये यहाँ पर इतनी ऊंची छलांगे लगा पा रहा है। इसके बाद डेजा जॉन के साथ थाक्स के टेम्पल में जाती है जहाँ किसी इंसान को जाने की इजाजत नहीं है। डेजा को लगता है कि शायद टेम्पल में इसका जवाब हो कि लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँचते हैं, जैसे कि जॉन पहुँचा है। तभी इनके पीछे सोला आ जाती है जो इनसे वापस चलने को कहती है। डेजा जॉन को इसिस की मूर्ति दिखाती है जिस पर कुछ लिखा है। डेजा उसे पढ़ने की कोशिश करती है पर तभी थाक्स उन्हें पकड़ लेते हैं और इन्हें टेम्पल में जाने के लिए मौत की सजा सुनाते हैं। टारकस सबसे कहता है कि मुझे इनके साथ अकेला छोड़ दो। जब ये लोग अकेले होते हैं तो टारकस बताता है कि सोला मेरी बेटी है, इसीलिए वो नहीं चाहता कि उसे मौत की सजा मिले और फिर वो जॉन को उसकी डिवाइस दे देता है और उससे कहता है कि रिवर ऑफ इस पर जाओ, इसिस की मिस्ट्री सुलझाओ और वापस अपनी दुनिया में लौट जाओ। कुछ देर बाद जब दूसरे थाक्स आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि टारकस ने उनसे गद्दारी करके कैदियों को भगा दिया है। टारकस का दुश्मन तलहजूस इसका फायदा उठाकर खुद को थार्स का नया लीडर घोषित कर देता है। इसके बाद हम इन तीनों को देखते हैं जो रिवर इसकी ओर जा रहे हैं और ये तीनों के तीनों इस सफर पर आगे निकल जाते हैं। और इसी सफर के दौरान जॉन कार्टर को ये भी पता चल जाता है कि ये जो हमारे साथ है ये हीलियम की राजकुमारी है और जोडांगा का राजा इसके साथ शादी करना चाहता था, इसीलिए वो वहाँ से भागकर आ गए। अब ये तीनों के तीनों पवित्र नदी को पार कर उस जगह तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर इन्हें पहुँचना था और वहाँ पहुँचकर ये देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे बदलाव होना शुरू हो जाते हैं और यहाँ के लोग जिसे देवी का चमत्कार समझते हैं, बल्कि ये मशीनों का खेल होता है। और यहाँ पर राजकुमारी को नवीं किरण की शक्ति के बारे में भी पता चलता है जो जोडांगा के राजा के पास होती है। अब वो लॉकेट जिसके जरिए जॉन कार्टर यहाँ तक पहुँचा होता है, उस लॉकेट को वो जमीन पर लगाते हैं और तभी वहाँ पर और भी ज्यादा बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर राजकुमारी को ये भी पता चलता है कि थर्न्स जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ कहानियों में ही सुना था वो भी असली होते हैं और उन्होंने ही जोडांगा के राजा को नवीं किरण की शक्ति दी है। यहाँ पर उसे ये भी यकीन हो जाता है कि जॉन कार्टर सच बोल रहा है, वो वर्जीनिया का रहने वाला है और वो अर्थ से यहाँ पर आया है। और साथ ही साथ इन्हें ये भी पता चलता है कि जॉन कार्टर को यहाँ पर एक टेलीग्राम की तरह भेजा गया है, यानी कि उसका असली शरीर अभी भी पृथ्वी पर है और पृथ्वी से यहाँ पर आने के लिए और यहाँ से पृथ्वी वापस जाने के लिए
कुछ शब्द हैं जिन्हें इस लॉकेट के साथ बोलना होता है और इस तरह से आप एक ग्रह से दूसरे ग्रह की जर्नी कर सकते हो। लेकिन जो शब्द बोलने होते हैं उन शब्दों को ये पढ़ नहीं पा रहे होते। इसके लिए इन्हें नक्शों की और किताबों की जरूरत होती है जो कि हीलियम की लाइब्रेरी में है। अब जब ये सब कुछ पढ़ रहे होते तभी यहाँ पर इनके सामने मुसीबत खड़ी हो जाती है। थान के लीडर शैंग, जिसने कि अब काफी सारे थार्स को अपने साथ में मिला लिया था उन्हें मैनिपुलेट करके, वो सभी मिलकर अब जॉन के पीछे पड़ जाते हैं। तो जॉन डेजा से कहता है कि मेरा यही मकसद था यहाँ पर पहुँचने का, मुझे शायद तक तुम्हारी जान बचानी थी और इन सभी से लड़ना था। इस वजह से वो डेजा को यहाँ से भेज देता है और अकेला ही वहाँ पर सारे थार्स से लड़ना शुरू कर देता है। उसमें इतनी ताकत होती है कि वो वहाँ पर मौजूद सैकड़ों की तादाद में थार्स को मारने लगता है। मगर इस वक्त तक डेजा यहाँ पर पहुँच जाती है मदद लेकर और जॉन की जान बचा लेती है। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि हीलियम के राजा ने अब जोडांगा के राजा जोडेक के साथ में हाथ मिला लिया होता है क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी से करवाने वाला होता है। इसलिए ये सभी मिलकर पहुँच जाते हैं जोडांगा, जहाँ पर अब शादी की प्रिपरेशन होने लगती है डेजा की। वहीं पर थान यानी कि शैंग भी रूप बदल कर पहुँचता है जॉन के पास में और उसे बताता है कि हम हर सदी की किसी एक सभ्यता में पाए जाते हैं, हमारा काम है इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक बैलेंस लाने का। तो जॉन कहता है कि अगर आप खुद इतने ताकतवर है तो आप खुद इन सबको क्यों नहीं मार देते। तो वहाँ पर शैंग बताता है कि ये सारे काम हम खुद नहीं करते, इसके लिए हमने लोगों को रखा हुआ है। हमें वो लोग चाहिए होते हैं जो कि ताकतवर के साथ साथ मूर्ख भी हों, जिनके अंदर जोडेक जैसा और कोई हो ही नहीं सकता था। इसलिए हमने जोडेक को चुना ताकि वो पहले तो हीलियम की सेना को अपने साथ में ले ले और बाकी से भी जो हमारे काम की नहीं हम उन सभी को जान से मार दें। लेकिन तभी वहाँ पर जॉन की मदद करने के लिए पहुँच जाता है डॉगी फ्रॉगी, जो कि शैंग का टांग पकड़ लेता है और वहाँ से जॉन कैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर भागने लगता है। रास्ते में उसे मिलती है जोला। अब जोला को वो सारी बात समझाता है कि किस तरीके से जोडांगा के लोग हीलियम और सारी थार्स को जान से मारना चाहते हैं, तो क्यों ना ये बात जाकर थार्स को बताई जाए ताकि वो उनके खिलाफ एक जंग जारी कर सके। मगर जब तक ये अपने कबीले में पहुँचते तब तक इन्हें पता चलता है कि टार्कस को इन लोगों ने बंदी बना रखा है और अब हाजूज यहाँ का नया राजा है। हाजूज इतना बेरहम और इतना क्रूर था कि वो जॉन को और साथ ही टार्कस को एक जंग लड़वाने के लिए एक बड़े से मैदान में बुला ले आता है। इसके बाद हाजूज इन दोनों को मैदान में व्हाइट एप से लड़ने के लिए छोड़ देता है। व्हाइट एप आते ही इन दोनों पर हमला कर देता है, पर जॉन एक चेन से बंधा हुआ है इसीलिए वो ज्यादा ऊंचा नहीं कूद पाता और इतने में मैदान में एक और व्हाइट एप को छोड़ दिया जाता है जो आते ही टार्कस को मारने वाला था, पर उसकी बेटी एक विलन को लेकर मैदान में कूद जाती है और वो एप उसे मार देता है। इधर जॉन भी एक एप को चेन में जकड़कर उसकी मदद से खुद को आजाद कर लेता है और उस पत्थर से उस एप को मार गिराता है। इतने में दूसरा एप टार्कस और उसकी बेटी को मारने ही वाला होता है, पर जॉन बीच में आ जाता है और उस एप को भी मार देता है। इसके बाद जॉन तलहाजूस को लड़ने की चुनौती देता है, पर न चाहते हुए भी नियम के अनुसार उसे जॉन से लड़ना पड़ता है और फाइनली जॉन उसे भी मार गिराता है और इस तरह वो टार्कस का नया लीडर बन जाता है और फिर वो सबको हीलियम की मदद करने के लिए राजी कर लेता है। इसके बाद जॉन और उसकी आर्मी जंग के लिए कूच करते हैं और जॉन वहाँ वक्त पर आकर शादी रोक देता है। उसे देखकर सेप्टन डेजा को मारने की कोशिश करता है पर जॉन बीच में आ जाता है। इसके बाद हीलियम और जोडांगा की आर्मी फिर से आपस में लड़ने लगते हैं। स्टार्क्स राज्य भी यहाँ पर आ जाता है हीलियम राज्य की रक्षा करने के लिए, उनका साथ देने के लिए। हालांकि इनकी हजारों सालों से आपस में दुश्मनी है, लेकिन इस वक्त ये दोनों मिलकर जोडांगा के साथ लड़ना चाहते हैं, उसे खत्म करना चाहते हैं। वहीं जॉन कार्टर जोडांगा के राजा को मार देता है, पर शैंग जो इस दुनिया को खत्म करना चाहता है और इसके बाद धरती को भी खत्म करना चाहता है, वो राजकुमारी का भेष धारण करकर उसे अपनी तलवार की नोक पर ले लेता है। लेकिन राजकुमारी उससे उसके उस गैजेट को छीन लेती है जिससे वो नौवीं किरण को कंट्रोल करता है, जिससे जॉन कार्टर इस ग्रह तक पहुंचा है और वो उसे छीन कर फेंक देती है। लेकिन शैंग उसे दोबारा हासिल कर लेता है और इससे पहले कि जॉन कार्टर उसे मारता, वो वहाँ से गायब हो जाता है, यानी कि वो अब यहाँ से जा चुका है। इसके बाद जॉन कार्टर की और राजकुमारी की शादी हो जाती है। ये दोनों पति पत्नी है और शादी की पहली रात को ही शैंग वहाँ पर भेष बदल कर आता है और वो जॉन कार्टर के सीने पर हाथ लगाकर उन लाइनों को पढ़ता है जिससे वो वापस अपनी दुनिया में जा सकता है और वो जॉन कार्टर को वापस अर्थ पर भेज देता है। और जब जॉन कार्टर को होश आता है तो वो उसी गुफा में होता है जहाँ पर सोना है जिसकी वो तलाश कर रहा था और जहाँ पर उसने एक थर्न को मारा था जिसकी वजह से वो मंगल ग्रह पर पहुँच गया था। वापस जाने के लिए उसके पास वो गैजेट नहीं होता जिसके जरिए वहाँ तक जा सकता है और अगले 10 सालों तक जॉन कार्टर उस गैजेट की तलाश करता है, क्योंकि थर्न जिस तरह से मंगल ग्रह पर रहते उसी तरह से थर्न पृथ्वी पर भी रहते होंगे और 10 सालों की खोज के बाद
उसे वो गैजेट मिल जाता है। अभी तक की सारी कहानी जॉन कार्टर का भांजा एडगर डायरी में पढ़ रहा होता है और वो जॉन कार्टर की डायरी में ये भी पढ़ता है कि अब तुम मेरी मौत की वजह समझ गए होंगे, क्यों मैंने अपने शरीर को दफनाने से मना किया, क्यों मैंने अपने शरीर को सुरक्षित रखा, क्योंकि अगर मेरा शरीर यहाँ पे नष्ट कर दिया गया तो वो मंगल ग्रह पर भी नष्ट हो जाएगा, और जहाँ पर मेरा शरीर रखा गया है उस दरवाजे को खोलने की चाबी तुम हो। जब तक तुम्हें डायरी पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है कि थर्म मेरे शरीर को नष्ट कर चुके हों और मेरे शरीर की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में। एडगर उस तरफ भागता है जहाँ पर जॉन कार्टर का शरीर है और वो देखता है कि वहाँ दरवाजे पर कुछ अल्फाबेट होते हैं। वो अपना नाम वहाँ पर लिखता है एडगर, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता और तभी उसे याद आता है कि जॉन कार्टर उसे कभी भी एडगर नहीं बुलाता था, वो उसे नेट कहता था। और जब वो दरवाजे पे NED प्रेस करता है तो दरवाजा खुल जाता है, लेकिन तभी पीछे से एक आदमी एडगर को मारने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वो एडगर को मारता एक गोली चलती है और वो आदमी मर जाता है। और जब एडगर पीछे देखता है तो जॉन कार्टर जिंदा होता है। वो उस मरे हुए आदमी के पास जाता है और उसके कोट के अंदर से वो उस गैजेट को निकालता है जिससे वो यहाँ से मंगल ग्रह पर जा सकता है। दरअसल जॉन कार्टर को ये गैजेट कभी मिला ही नहीं होता और ये आदमी जो नीचे मरा हुआ है ये शैंग होता है। इसे लगता था कि जॉन कार्टर को वो गैजेट मिल चुका है और उसे वो वापस हासिल करना चाहता था और साथ ही जॉन कार्टर के शरीर को हमेशा के लिए नष्ट करना चाहता था। और जॉन कार्टर इस बात को जानता था कि जब शैंग को ये पता चलेगा कि मुझे वो गैजेट मिल चुका है तो वो मुझ तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा। और वैसे उसी कब्र में जाकर एस आइन ओम बेस बारसूम बोलते ही वो सीधा पहुंच जाता है मंगल में। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है।